दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हैं आपके बीच, और वह टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन, उसके कौन कौन से प्रमुख कवि, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आज लेकिन जो जिनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो वीरगाथा काल के बारे में, भक्ति काल के बारे में, रीति काल के बारे में और आधुनिक काल के बारे में इस वीडियो में नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में दे देंगे। तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य को के काल विभाजन के बारे में। इससे पहले ये जान लें कि वास्तव में इतिहास है क्या। तो अतीत के तथ्यों का वर्णन कालक्रम के अनुसार किया गया हो तो उसे इतिहास कहते हैं, कालक्रम के अनुसार। और यहाँ पर मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, और ये वीरगाथा काल 1050 से 1375 ईस्वी, भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी, और रीति काल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक। तो दोस्तों ये था काल विभाजन, और इसमें सबसे पहले आया वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल किसे कहते हैं हम बता दें। इस काल को हिंदी का आरंभिक काल होने के कारण इसे आदिकाल कहा गया है। इस काल में वीरों की जीवन गाथा पर आधारित कविताओं को रचना करने के कारण इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। और वीर रस की जो विशेषताएं हैं, वीर गाथा काल की जो विशेषताएं हैं, आदिकाल की विशेषताएं हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। वीर रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, श्रृंगार व अन्य रसों का प्रयोग। तो इस तरह से ये जो प्रवृत्तियां हैं अथवा विशेषताएं, इनसे भी स्पष्ट हो जाता है कि वीर रस की प्रधानता है, तो ये वीर रस के काव्य हैं। और इनके जो प्रमुख कवि हैं, वीर गाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें सबसे प्रमुख नाम है चंद्रबरदाई जी का। पृथ्वीराज रासो उनकी रचना है प्रमुख। नरपति नाल का बीसलदेव रासो, जगनिक का परमाल रासो जिसे आलखंड के नाम से भी जानते हैं, सारंगधर का हमीर रासो, दलपत विजय का कुमान रासो। इस तरह से ये प्रमुख कवि चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जगनिक, सारंगधर, दलपत विजय प्रमुख कवि हैं। और इनकी सबकी अपनी अपनी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे चंद्रबरदाई जी की पृथ्वीराज रासो, नरपत जी की बीसलदेव रासो, जगनिक की परमाल रासो, सारंगधर की हमीर रासो और दलपत विजय की कुमान रासो। इस तरह इनकी रचनाएं भी हैं। अब आता है हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण युग, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, और वह नाम है भक्ति काल का। आपको पता हो भारत पर मुगल शासन स्थापित होने के कारण राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में कुछ संकट के बादल आए, और उस समय एक हिंदी साहित्य जगत में एक काल निर्मित हुआ या उदय हुआ, उसे भक्ति काल के नाम से जानते हैं। समाज को उबारने के लिए संतों और कवियों को ईश्वर ही एकमात्र अवलंबन दिखाई दिया, और कविता में मानवता के स्वर गूंजने लगे। इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। और इसे जो स्वर्ण युग है इसलिए कि ये कविता का श्रेष्ठतम समय था। जो काव्य इस समय आया वो श्रेष्ठतम काल था। तो अब बात करेंगे कि भक्ति काल जो है वह कई शाखाओं और उपशाखाओं में बटा हुआ था। तो भक्ति काल को प्रमुख रूप से 2 शाखाओं में बांट सकते हैं, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण धारा में ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेम आश्रयी शाखा। आपको पता है कि राम भक्ति शाखा से सीधा सीधा आशय है कि राम, जो दशरथ पुत्र राम है, उन्हें साक्षात नारायण के रूप में उनकी काव्य का सृजन करना, और इसी तरह दूसरा स्वरूप कृष्ण भक्ति, कृष्ण के रूप में उनका आराधन करना। इसके बाद ज्ञान की पूजा, गुरु की पूजा, और प्रेम आश्रय, प्रेम के माध्यम से भक्ति का प्रदर्शन। इस तरह से ये भक्ति काल हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं राम भक्ति शाखा की, जो सगुण धारा की एक उपशाखा है। तो इसमें कवियों ने, राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम को आदर्श मानकर रचना की। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की। और अन्य जो प्रमुख कवि हैं उनमें नाभादास हैं, अग्रदास हैं, प्राणचंद्र चौहान हैं, हृदय राम जी हैं। तो इस तरह से इस जो विचारधारा की है, इस जो शाखा है सगुण की उपशाखा राम भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। अब बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की। और आपको पता होगा कि कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं।
जिन कवियों ने कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन पर आधारित रचनाएं की वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। इस शाखा के मुख्य कवि सूरदास जी हैं। सूर सागर उनका प्रतिनिधि ग्रंथ है। अन्य कवि नंददास, कृष्णदास, कुम्मन दास, छीत स्वामी, बर्मानंद दास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास हैं जो अष्टचाप के कवि कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त मीरा और रसखान भी इस जो शाखा है इसके प्रमुख कवि हैं। मीरा जो मेवाड़ की राजबधू थी और रसखान रसखान भी इस विचारधारा के इस शाखा के प्रमुख कवियों में से। अब बात करेंगे निर्गुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा में दो शाखाएं उप शाखाएं हैं, एक ज्ञान आश्रयी और एक प्रेम आश्रयी। तो पहले ज्ञान आश्रयी शाखा के बारे में बात करते हैं कि ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है। इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। इनकी रचना बीजक है। बीजक साखी सबद रमैनी 3 भागों में बटी हुई है। अन्य कवियों में रैदास कवि हैं, गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक और ज्ञान को महत्व देने वाले कवि हुए हैं। अब दूसरी जो उपशाखा है निर्गुण धारा की वो है प्रेम आश्रयी शाखा। जिन कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग माना वे इस शाखा के कवि कहलाए। और इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और इनका जो प्रसिद्ध रचना है अवधी भाषा का वह है पद्मावत महाकाव्य है। और अन्य कवि हैं मंजन, कुतुबुन और शेख नबी उस्मान आदि इस शाखा के अन्य कवि हैं। अब बात करेंगे कि भक्ति काल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो साकार एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना करना, साकार रूप में सगुण और निराकार मतलब निर्गुण रूप में ब्रह्मा की ईश्वर की उपासना करना। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ हुआ विशेषकर ये ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा वाले में। आध्यात्मिकता की प्रेरणा और लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग, इसमें कोई शर्त नहीं रही कि एक विशेष काव्य शैली का प्रयोग। तो एक बार देख लें, साकार एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, आध्यात्मिकता की प्रेरणा, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना और समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग करना। इस काव्य धारा जो भक्ति काल है उसकी प्रमुख विशेषताएं रही। अब बात करेंगे रीति काल। विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं। रीति काव्य वह है जो लक्षण के आधार पर ध्यान में रखकर रचा जाता है। और आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है, कुछ ने रीति काल कहा। तो इस तरह से अलग अलग नाम इस काल में हुए, क्योंकि श्रृंगारिक रचनाएं ज़्यादा हुई इसलिए श्रृंगार काल कह दिया। और रीति मतलब एक विशिष्ट पद रचना के कारण से रीति काल का। इस काल की जो विशेषताएं हैं प्रमुख वो हैं कि पहले की तरह वैराग्य नहीं, आध्यात्मिकता नहीं, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना भक्ति काल की तरह नहीं। इसकी जो विशेषताएं हैं वो है सांसारिक सुख की प्रधानता, कवियों का राज्य आश्रित होना, मुक्तक और गीति काव्य। रीति काल की भाषा जो है ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है, यद्यपि श्रृंगार रस की ज़्यादा प्रधानता है और माधुर्य गुण की भी प्रधानता है। तो इस तरह से सांसारिक सुख की प्रधानता को महत्व दिया। कवियों का राज्य आश्रित होना, राज्य आश्रित कवि हुए और राजाओं की प्रशंसा भी की है। मुक्तक और गीति काव्य हैं इस विचारधारा में, इस जो रीतिकाल है उसमें। अब रीतिकाल के प्रमुख जो कवि हैं उनमें केशवदास जी, इनकी रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। सेनापति जी कवित्व रत्नाकर, काव्यकल्प ध्रुव, भूषण का शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दर्शक, मतिराम का छंदसार, ललित ललाम, मतिराम सतसई। पद्माकर जी का हिम्मत बहादुर, जगत विनोद, प्रबोध पचासा। बिहारी जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, उसी में वो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और वो रचना का नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जीव नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव कने गंभीर। घनानंद जी का सुजान सागर और ब्रहलीला। इस तरह से इसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल 3 काव्य प्रवृत्तियों के बारे में, काव्य धाराओं की हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसकी बात हमने की, आपसे चर्चा की। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगे जानकारी तो शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में सुझाव लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।